नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग। आज हम डिस्कस करेंगे आज के सेशन में कि यूपीएससी की तैयारी के दौरान आप कौन कौन सी मिस्टेक्स करते हैं और जनरली ये जो मिस्टेक यानी ये जो गलतियां हैं वो जनरली स्टूडेंट करते हैं। तो अगर मैं बात करूं यूपीएससी की, तो यूपीएससी जो आपका सीएससी का एग्ज़ाम कराता है यानी सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम, उसके अंडर जो आईएएस की परीक्षा है यानी आम बोलचाल में जिसको हम बोलते हैं क्या, आईएएस, उस परीक्षा की तैयारी के दौरान आप कुछ ऐसी गलतियां करते हो। और ये केवल इसी की नहीं, मैं अगर बात करूं इसके साथ साथ पीसीएस और या आप इन चीज़ों को किसी भी अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के साथ जोड़ सकते हो अगर आप किसी की भी तैयारी करते हो। तो मैं आपसे 5-6 ऐसी मिस्टेक्स के बारे में चर्चा करूंगा कि जिन मिस्टेक्स पे अगर आपने काम कर दिया, अगर आपने उनको सुधार लिया, तो वो दिन दूर नहीं कि आप अपना नाम फाइनल लिस्ट में देखो। और ये केवल आप ही की वजह से हो सकता है। तो सबसे पहली जो गलती होती है वो होती है भ्रम। ये भ्रम किस बात का? पहला सवाल इसमें आता है कि आप अगर आईएएस, अगर आप आईएएस बनते हैं तो कैसे बनते हैं? देखिए, आपको आईएएस कोई भी कोचिंग संस्थान, कोई गाइड, कोई मेंटोर या कोई भी नोट्स आपको आईएएस नहीं बना सकते हैं। अगर आपको, आप ये भ्रम पाल के बैठे हैं कि मैं दिल्ली जाऊं या अपने जहाँ जिस राज्य से आप वहाँ हैं, जहाँ भी कोचिंग की व्यवस्था है आप वहाँ जाएं, कोचिंग में एडमिशन लें, कोचिंग संस्थान में जो आपको नोट्स देती हैं वो आपने पढ़ लिए, और अगर इतना करने के बाद से अगर आप आईएएस बन सकते हो तो ये आपकी सबसे बड़ी भूल है। ना तो कोई कोचिंग संस्थान आपको आईएएस बना सकता है, ना कोई मेंटोर, ना कोई गाइड, ना ही कोई नोट्स। आप अगर आईएएस बनते हैं तो आप आईएएस बनते हैं अपनी वजह से, अपनी मेहनत से। और अगर आप आईएएस नहीं बनते यानी अगर आप असफल होते हैं तो उसमें भी केवल और केवल रोल आप ही का है। कोई भी कोचिंग संस्थान, मेंटोर, गाइड, बुक, नोट्स, ये केवल आपकी हेल्प करने के लिए है, ये आपको सिर्फ गाइड करने के लिए है, ये आपको ये बताने के लिए है कि आपको इस रास्ते पे चल के अपनी सफलता मिल सकती है। वो केवल इतना काम करते हैं आपके लिए, सिर्फ हेल्प। और वो जो हेल्प है यानी वो जो मदद है वो किस तरीके से लेनी है, कितनी लेनी है, ये डिपेंड करता है आप पे। तो आप अगर सफल होते हैं तो वो केवल आप पे डिपेंड करता है, वो केवल आपकी मेहनत पे डिपेंड करता है, आपकी स्मार्ट स्ट्रेटेजी, स्मार्ट वर्क पे डिपेंड करता है कि आपने प्रीलिम्स को, मेंस को किस तरीके से, बेहतर तरीके से, जो रिक्वायरमेंट है एग्जाम की, आपने उसके अकॉर्डिंग अपने आप को तैयार किया है तो आप आईएएस बन सकते हो। कोई कोचिंग संस्थान आपको घुट्टी या जड़ी बूटी नहीं खिलाएगा। मैं एक छोटा सा एग्जांपल बताता हूं आपको। सचिन तेंदुलकर, अगर सचिन तेंदुलकर हैं, महान क्रिकेटर हैं, तो वो अपनी मेहनत, अपनी लगन और अपनी काबिलियत से हैं। ऐसा नहीं है उनके गुरु ने, उनके कोच ने केवल उन्हीं को जिंदगी में ट्रेंड किया, उनसे पहले या उनके बाद किसी को ट्रेंड नहीं किया। तो क्या सचिन तेंदुलकर के जो कोच हैं उन्होंने क्या आज तक यानी उनसे पहले या उनके बाद कोई दूसरा सचिन तैयार किया? आप ये जो इंटरव्यूज देखते हैं कि फलाने कोचिंग में 5 सिलेक्शन, उस कोचिंग में 10 सिलेक्शन, उसमें 50 सिलेक्शन, उस सिलेक्शन उस बच्चे का है, उस स्टूडेंट का है, उसकी मेहनत का है। ये केवल आपके सहयोग के लिए है। अगर आपने ये गलतियां, ये भ्रम अपने दिमाग में पाल रखा है कि आपने जाके मोटी फीस जमा करके किसी भी कोचिंग में एडमिशन ले लिया और वो आपको नौकरी दे दे, वो आपको आईएएस बना दे, तो ये जितना जल्दी हो ये गलती अपनी सुधार लीजिए अगर आपको सफल होना है, सेलेक्ट होना है। तो अगर आप आईएएस बनेंगे तो अपनी वजह से बनेंगे। अब दूसरी जो मिस्टेक होती है वो होती है मोटिवेशन। अब आपको लग रहा हो कि मोटिवेशन से कैसे ये एक मिस्टेक है या कैसे आप सफल नहीं हो पा रहे हो। तो देखिए, अगर 4 साल या उससे पहले की बात करूं तो यूपीएससी में क्या होता था कि जो फॉर्म की संख्या थी, नंबर ऑफ फॉर्म क्या होते थे, 7 लाख 8 लाख के आसपास फॉर्म फिल होते थे।
लेकिन आज के टाइम पे ये जो रेशियो है, ये रेशियो बढ़ के चला गया कितना, 10 लाख, 11 लाख। आपको क्या लगता है कि आपने कुछ मोटिवेशन वीडियो देख लिए, कुछ टीचर के लेक्चर देख लिए, तो ये तैयारी की शुरुआत होगी, या यही तैयारी है? देखिए, मोटिवेशन जरूरी है, बहुत जरूरी है, लेकिन केवल मोटिवेशन से आप आईएएस नहीं बन सकते। आईएएस की तैयारी केवल मोटिवेशन नहीं है, आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। और ये जो नंबर ऑफ फॉर्म की जो जो संख्या इंक्रीज होती जा रही है, वो कहीं ना कहीं सोशल मीडिया से इन्फ्लुएंस होकर, या जो शॉर्ट्स या रील देखकर जो आप इन्फ्लुएंस हो जाते हैं और उसी मोटिवेशन में फॉर्म फिल कर देते हैं, और जब पता चलता है कि तैयारी वाकई में है क्या, जब आप उसमें उस समंदर में उतरते हो, तब आपको समझ में आता है कि नहीं नहीं, ये नहीं हो पाएगा। तो क्या करते हैं, आप क्विट कर देते हैं। अच्छा, अगर किसी एग्जाम में पहले 7 लाख 8 लाख फॉर्म फिल होते थे, तो वहां पर बहुत कम संख्या होती थी, मतलब किसी को लगता था, कई बार क्या होता है कि आप तैयारी कर रहे हैं, आपने शुरू की है, आपको पहला साल है, आपने फॉर्म फिल कर दिया कि चलो कोई नहीं, अटेम्प्ट लेके देखते हैं। आपको लास्ट टाइम पे लगा कि देखिए यहाँ पर क्या होता है, अटेम्प्ट काउंट होते हैं, आपको लिमिटेड अटेम्प्ट मिलते हैं, तो आपको बहुत संभल के अटेम्प्ट देने होते हैं। आपको फाइन लास्ट टाइम लगा कि नहीं, मैं खुद से कॉन्फिडेंस मुझे नहीं आ रहा है, मैं खुद से मुझे नहीं लग रहा है कि मेरी तैयारी उस लेवल की है कि मैं प्रीलिम्स क्वालिफाई कर पाऊँ, तो आप क्विट कर देते हैं। पहले क्विट करने का रीज़न ये होता था, कुछ के साथ कई बार क्या हुआ, इमरजेंसी होगी, नहीं जा पाए। लेकिन अब क्या है कि 3 लाख 4 लाख 5 लाख लोग अपेयर नहीं होते हैं, या 2 लाख लोग अपेयर नहीं हुए हैं, लेकिन आयोग ने उन 2 लाख के लिए भी व्यवस्था की थी। आयोग ने अगर 11 लाख फॉर्म उसके पास आए हैं, तो उसने 11 लाख के लिए सिटिंग अरेंजमेंट, स्कूल की व्यवस्था की है, क्योंकि उसको तो नहीं पता है कि कौन सा पूरा नंबर का बच्चा नहीं आने वाला है। अब इस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें, तो इंफ्रास्ट्रक्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से कितना बड़ा यहाँ पर क्या होता है, इन्वेस्टमेंट, यानी इतना बड़ा खर्चा होता है, और बच्चे पहुंच नहीं पाते हैं, उसके चलते क्या होता है, कई बार बच्चों को बहुत आउटर में सेंटर मिल जाते हैं। तो अगर 2 साल 3 साल 4 साल बाद आयोग, जो अभी तक, अगर आप प्रीलिम्स में, अगर आप पीटी के किसी भी पेपर में, पेपर 1 या 2 में अपियर हो जाते हैं, तो आपका अटेम्प्ट काउंट होता है। तो कोई बड़ी बात नहीं है, 2 साल 3 साल बाद आयोग फॉर्म भरने को ही कंसिडर कर ले। तो हो सकता है कि वो सीरियस कैंडिडेट, जिनको लग रहा है कि मुझे अटेम्प्ट लेना चाहिए इस साल, वही लोग फॉर्म भरेंगे। इसके चलते क्या होगा कि कुछ ऐसे बच्चों का यहाँ लॉस हो जाएगा जिनके साथ वाकई कोई जेन्युइन समस्या थी। तो मोटिवेशन जरूरी है, मोटिवेट हुई है, लेकिन मोटिवेशन के साथ किसी भी जो आपकी तैयारी है, या किसी भी लाइन के लिए, आप बिजनेस करते हैं या आप जॉब करते हैं, आप मोटिवेट रहिए, लेकिन आपको ये भी जानना जरूरी है कि क्या वाकई उतने से काम चल जाएगा, या उसकी आपको डेप्थ में आपको रिसर्च करनी चाहिए, उसके बारे में इंफॉर्मेशन लेनी चाहिए, उसके बाद क्या करें, आप उस फील्ड में उतरें। इसके बाद तीसरा जो आपका एक मिस्टेक आती है, वो होती है आपकी तैयारी को लेकर। तैयारी को लेकर कैसे? जब भी आप पढ़ाई करते हैं, तो कई बार क्या होता है कि कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो क्लैरिटी ना होने की वजह से आपको वहां पर समस्याएं देखने को मिलती हैं। और अगर यहाँ तैयारी में बात करूं, तो मैं यहाँ पर बेसिकली फोकस करना चाहूंगा पढ़ने को लेकर। तो देखिए, पढ़ने के यहाँ दो तरीके होते हैं, एक तो होता है आपका रीडिंग, और दूसरा होता है आपका स्टडी। जब तक आपको इन दोनों में अंतर नहीं समझ में आएगा, नहीं पता होगा, तो मान के चलिए कि आप जो भी टाइम अपनी तैयारी में दे रहे हैं, वो टाइम आपका 70% वेस्ट हो रहा है। 30% इसलिए यूज हो रहा है कि आपने कोई ना कोई इंफॉर्मेशन, कोई जानकारी आपको मिली, क्योंकि आप कुछ भी पढ़ेंगे पूरा दिन में, कुछ ना कुछ तो आपको हासिल होगा उससे, ऐसा नहीं कि सारा वेस्ट हो जाए। आपको इन दोनों में डिफरेंस पता होना चाहिए। और देखिए, अगर तैयारी की बात करूं, कि अगर आप प्रिपरेशन शुरू करते हो, तो उसका जो पहला स्टेज है वो ये है, और ये आपका दूसरा स्टेज है।
लेकिन कुछ बच्चों के साथ क्या होता है कि वो मान लेते हैं कि हमारा यही कंप्लीट है, आपको सिर्फ रीडिंग करनी है। देखिए रीडिंग क्या होती है? रीडिंग होती है आपका मनोरंजन। आप मनोरंजन के हिसाब से, मनोरंजन के लिए रीडिंग करते हैं। इसमें आप कंटिन्यूस कोई काम नहीं कर सकते हो। जब मन होगा, अपने मन के अनुसार जब मन होगा तब आप रीडिंग कर सकते हो, यानी तब पढ़ सकते हो। ये कोई सिस्टमेटिक चीज नहीं है। अगर मैं हॉबीज की बात करूं, जैसे हॉबीज की बात की जाती है, इंटरव्यू के लिए फॉर्म फिल करते हैं आप, डीएफ, तो उसमें पूछा जाता है आपकी हॉबीज क्या है, तो उसमें रीडिंग लिखा जाता है, रीडिंग नोवेल्स। तो आप उसमें ये लिखते हैं ना, स्टडी नोवेल्स। तो ये क्या होता है, एक एज ए हॉबी होता है। आप नोवेल पढ़ना शुरू कर रहे हो, आपका मन है आप 24 घंटे में नोवेल खत्म कर दो, इंटरेस्ट है। आपको लग रहा है नहीं मैं 2-2 घंटे पढ़ूंगा, 1 घंटे पढ़ूंगा, रात को सोने से पहले आधे घंटे पढ़ूंगा, तो भाई ये रीडिंग है। ये कोई कंपलसरी वाली चीज नहीं है, ये आपकी हॉबी है। और ये जो स्टडी है, ये आपकी तैयारी का सेकंड फेज है। और सेकंड फेज कैसे? जैसे देखिए, मैंने आपसे पहले चर्चा की थी एनसीईआरटी को लेकर, और एनसीईआरटी को कैसे पढ़ना है मैं आपको ये बता चुका था। और एनसीईआरटी की नहीं, कोई भी बेसिक बुक या जो भी आपका ऑथेंटिक सोर्स है, उसकी जो शुरुआत होती है वो आपको यहीं से करनी है, रीडिंग से। मैं आपसे कभी भी नहीं कहता हूं कि आप कोई भी किताब खोलिए, पहले पेज से शुरू करिए, अपना हाईलाइटर मार्कर ले लीजिए, और पेन ले लीजिए और उसको रंगना शुरू कर दीजिए। ये मैं आपसे कभी नहीं कहता हूं। मैं पहले भी आपसे ये कहा, आज भी ये कहूंगा कि आपकी जो तैयारी की पहली अवस्था है वो होती है रीडिंग। आपने एनसीईआरटी ली, आपने एनसीईआरटी की 1 रीडिंग, 2 रीडिंग, 3 रीडिंग लगाई। लेकिन यहाँ पर डिफरेंस ये है कि ये आपकी हॉबी नहीं है, आपको बैठना है, ये आपकी ड्यूटी है। जब आपकी ड्यूटी है तो आप सुबह 6 बजे, सुबह 7 बजे, जो भी आपका रूटीन हो डेली का, उसके हिसाब से जब आप बैठेंगे 2 घंटे, 3 घंटे, 1.5 घंटे, जो भी आप सिटिंग लगा सकते हैं एक टाइम की, तो आप बैठ के रीडिंग करेंगे इसकी। और मैंने आपसे पहले भी कहा था कि जब भी कोई चीज़ पढ़ें, नई चीज़ पढ़ें, तो 1 बार, 2 बार, 3 बार उसकी रीडिंग लगाएं। 3 रीडिंग अगर आपने लगा दी है, चौथी रीडिंग जो होगी आपकी, वो मान के चलिए वो आपकी स्टडी शुरू हो गई, ऑटोमेटिक वो इसमें कन्वर्ट हो चुकी है। और जब वो इसमें कन्वर्ट हो जाएगी, जब आप चौथी रीडिंग, ये तो स्टेज होगी यानी रीडिंग तो हो गया नंबर ऑफ 4 उसका, लेकिन वो जो चौथा नंबर है वो आपकी स्टडी में कन्वर्ट हो गई है। क्योंकि जब चौथी रीडिंग आप लगाएंगे तो आप क्या करेंगे, आप पेन लेंगे, आपको जो इंपॉर्टेंट चीज़ें लगेंगी, जो लगा कि यार 3 बार पढ़ने के बाद ये चीज़ मुझे सबसे ज़्यादा ठीक लगी, मैंने पीवाईक्यूज देखे हैं, कैसे प्रीलिम्स में, कैसे मेंस में सवाल पूछे जाते हैं, क्या ये उसके लिए इंपॉर्टेंट है। अगर लग रहा है कि यार ये सवाल ऐसा पूछा गया है, इससे संबंधित सवाल पूछा गया है, आप क्या करेंगे, वहाँ पर अंडरलाइन कर लेते हैं, आप हाईलाइट कर लेते हैं, या उसको नोट डाउन कर लेते हैं। ये आपकी होगी स्टडी। ये आपका हर बुक को पढ़ने का प्रोसेस होना चाहिए। अभी यहाँ लाइब्रेरी में जाते हैं, देखते हैं बच्चे बैठ के पढ़ रहे हैं लक्ष्मीकांत, और अगर आप उनकी लक्ष्मीकांत देख लोगे तो 5 तरह के पेन और 3 तरह के हाईलाइटर से वो रंगी होती है किताब। और उसमें ऐसा नहीं है उसमें का, की, के, है, आदि, अर्थात, ये सब तक रंगा होता है। एक एक वर्ड रंग जाता है उसमें, क्यों? कि 3 राउंड तो उनका रीडिंग वाला हो गया, वो भी हाईलाइटर से था, फिर चौथा राउंड लगा दिया, तो उनका ना तो स्टडी रहा ना रीडिंग रहा। वो मान के चलते हैं कि मेरी पढ़ाई होगी, मैंने लक्ष्मीकांत पूरी खत्म कर दी। तो इसमें लक्ष्मीकांत खत्म नहीं हो रही है, इसमें आपका टाइम खत्म हो रहा है। देखिए स्टडी क्या है, ये सिस्टमेटिक है। जब आप स्टडी करते हैं, जब आप रीडिंग के बाद जो चौथा नंबर आपका राउंड, चौथा राउंड आता है आपका रीडिंग का ही, तो उस राउंड में क्या होता है कि आप चीज़ों को फिर समझते हो। और जब चीज़ों को समझते हो, समझने के साथ क्या, दूसरे सब्जेक्ट के साथ उसको कोरिलेट करते हो, उसको जोड़ने की कोशिश करते हो, उन दोनों में क्या संबंध है ये जानने का प्रयास करते हो, क्योंकि सवाल भी पूछे जाते हैं इस तरह से। करंट के साथ अगर वो टॉपिक जुड़ सकता है, या कोई भी इवेंट ऐसा है कि जो आपने करंट में पढ़ा हो, उसके साथ आप उसको अटैच कर सकते हो, ये रीडिंग है। रीडिंग में आपको रटना नहीं पड़ता है, क्योंकि सिलेबस इतना बड़ा है, रट के कभी भी आप एग्जाम क्वालिफाई नहीं कर सकते हो, ना ही इस तरह के सवाल यूपीएससी में आपको एक भी मिलेगा कि आप रट के अपना काम कर लो। अगर आपने ये प्रोसेस अपना है तो जीवन में आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये प्रोसेस है, रीडिंग से शुरुआत होती है, और जब आप स्टडी वाले मोड में आते हो, उसके बाद का जो सिचुएशन है उसमें ऑटोमेटिक आपका हाईलाइट भी होगा,
आप अंडरलाइन भी करेंगे, आप नोट्स भी बनाएंगे, तो ये आपकी तैयारी की शुरुआत है। तो ये जो गलती करते हैं आप, ये गलती थोड़ा सुधारिए। और किसी भी किताब को जब भी पढ़ने बैठें तो सबसे पहले पीवाईक्यूज देख लें कि वाकई उस सब्जेक्ट या उस बुक में कितने चैप्टर आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हैं। तो ज़रूरी नहीं है आपको पूरी की पूरी किताब रटनी पड़े, पढ़नी पड़े उसके लिए, या पूरी की किताब रंगनी पड़े। जितने आपके काम के टॉपिक है उतने आपको वहां से देख लेने हैं। चौथी चीज आती है भटकाव। भटकाव किस तरह का? देखिए, भटकाव होता है, अब आपको कोई सेलेक्टेड कैंडिडेट मिलेंगे, या किसी भी टीचर से बात होगी या किसी सीनियर से बात होगी जो तैयारी में होंगे, तो आपका सबसे पहला सवाल होता है, और हर किसी से होता है, कि कौन सी कोचिंग बेहतर है। और मेरी इसमें यही सलाह है कि आप जब भी ये डिसीजन बनाएं तो उसमें समय दें, उस पर विचार करें, 10 लोगों से बात करें, उसका रीज़न पूछें। कि अगर किसी ने किसी कोचिंग का नाम बताया तो उसका रीज़न पूछें, क्या बेस्ट टीचर फैकल्टीज़ वहाँ पे हैं, बेस्ट स्टडी मटेरियल आपको मिलेगा, बेस्ट गाइडेंस मिलेगी, है ना। तो इस तरह के सवाल आप उनसे पूछें, रिसर्च करें, टाइम दें। और जब टाइम दें, रिसर्च करने के बाद जो कंक्लूजन हो, आप वहाँ पे एडमिशन लें अगर आपको लेना है। सेल्फ स्टडी आपको करनी है, तो देखिए ये डिपेंड करता है आप पे, ये डिसीजन आपका है, क्योंकि आपको बेहतर तरीके से आप जानते हैं, कोई और नहीं जानता है। और हर आदमी कोचिंग के माध्यम से ही आईएएस नहीं बनता है। बहुत ऐसे एग्जाम्पल आपके सामने हैं कि जो घर से पढ़ के सेल्फ स्टडी से भी आईएएस बने हैं। तो आपका एक सवाल ये भी होता है कि कोचिंग लें या सेल्फ, तो देखिए दोनों ही सिचुएशन में आप आईएएस बन सकते हैं, ये डिपेंड आप पे करता है। देखिए, जानकारी, इंफॉर्मेशन, गाइडेंस आज के टाइम पे, जितना आज के टाइम पे अवेलेबल है, आज से 5 साल 6 साल पहले उतना ये सब चीज़ें अवेलेबल नहीं थी। लोगों को नॉर्मल सी चीज़ें नहीं पता होती थी। तो आप, बहुत ज़रूरी आपको लगता है कोचिंग में एडमिशन लेना है, आप लीजिए, रिसर्च कीजिए, और जब आप डिसीजन लें, फी जमा करें, तो उस पर ट्रस्ट कीजिए। और ट्रस्ट भी आंखें बंद करके नहीं करना है, कभी भी किसी का अंधभक्त नहीं बनना है। आप सिविल सर्वेंट बनने वाले हैं, आप अपनी तार्किक क्षमता विकसित करें। अगर आपको लगता है कि जहां भी आपने एडमिशन लिया है, अगर कोई भी डाउट है, तो वो उस संस्थान की जिम्मेदारी है। आप पढ़ इस संस्थान में रहें, आप बाजार में जाके खोज रहे हैं कि उस कोचिंग का नोट्स मिल जाए, इस कोचिंग का नोट्स मिल जाए, 10 कोचिंग का नोट्स आपने खरीद कर रख लिया, पढ़ा आपने एक भी नहीं। 10 तरह की किताबें पढ़ ली, पॉलिटी के लिए आपने 4 4 किताबें लेके रखी हुई हैं, पढ़ी आपने एक भी नहीं है। देखिए, ऑथेंटिक सोर्स लिमिटेड है, अगर आप उनको बार बार पढ़ेंगे तो सिलेक्शन होगा, बहुत आराम से होगा। और मैंने पहले भी कहा है, कोचिंग केवल आपका एक मदद का जरिया है, एक हेल्प के नेचर उसका है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं है। कोचिंग जाने का जो मोटिव होता है वो होता है इवेल्युएशन। अगर आप प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे हैं, आप पढ़ाई कर रहे हैं, आपको पता है कि मेरा 6 महीने बाद, मेरा 4 महीने बाद एग्जाम है, तो क्या मैं सही तरीके से तैयारी कर रहा हूँ, इसका इवेल्युएशन कैसे होगा? तो वो होगा टेस्ट सीरीज से, वो होगा पीवाईक्यूज से। यही काम मेंस के टाइम होता है कि अगर मैं अच्छा आंसर नहीं लिख पा रहा हूं, तो ये कौन बताएगा आपको? ये बताएगा वो कॉपी चेक करने वाला मेंटोर, वो टीचर। तो हमें इस लेवल पे जरूरत पड़ती है किसी भी मेंटोर की, किसी गाइड की, जो आपको अच्छे से ये गाइड कर सके कि आपका ये जो आंसर था, इसमें आपको इन इन पहलुओं को भी टच करने की जरूरत थी, जहां आपके नंबर हो सकता है कि इसमें थोड़े से इंक्रीज हो सकते थे। ये इस तरह की हेल्प आपको मिलेगी। अगर ये हेल्प कोई करने को तैयार है, वो आपका मेंटोर है, आप उससे ज्वाइन कीजिए और अपनी तैयारी कंटिन्यू कीजिए। तो ये जो भटकाव है, आपको इससे बचना है। इसमें आपके ऑथेंटिक सोर्स देखिए बहुत लिमिटेड है। आप किसी भी टॉपर से बात करेंगे, 500 तरह की वीडियोस यूट्यूब पे अवेलेबल है कि कौन से ऑथेंटिक सोर्स हैं।
एक बार देखने के बाद फिर आप 50 तरह के सोर्स फिर फॉलो करते हो, फिर ढूंढते हो। दुनिया भर का पीडीएफ टेलीग्राम पे आप सबको डाउनलोड कर लेते हो, रख लेते हो लैपटॉप में, लेकिन पलटते आप एक भी नहीं हो। तो ये जबरदस्ती का अपने ऊपर ये बर्डन मत ला दिए। जितना फ्री होकर पढ़ाई करेंगे उतना जल्दी सिलेक्शन हो जाएगा, उतना टाइम से सिलेक्शन हो जाएगा। तो ये हो गया आपका। पांचवा आता है आपका सेल्फ एनालिसिस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, खास तौर से उन बच्चों के लिए जो पहला, दूसरा या तीसरा अटेम्प्ट देने के बाद भी क्या हुआ है, कभी पीटी पास नहीं हुआ है, कभी मेंस पास नहीं हुआ है। कई बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने अपने 5 अटेम्प्ट दे दिए, कभी पीटी पास नहीं हुआ, या 5वें अटेम्प्ट में जाके पीटी पास हुआ है, मेंस फेल कर गए। इसमें सबसे जरूरी आपके लिए ये होता है कि आपने सपोज करो पहला अटेम्प्ट दिया, और पहले अटेम्प्ट में आपने 100 सवाल जो 2 घंटे में वहां आपने परफॉर्म किए थे, उन 100 सवालों से अगर एग्जाम के बाद उनसे रूबरू नहीं हुए हो, तो आपकी तैयारी गलत डायरेक्शन में है। आपको अपना स्टडी मटेरियल, वो बुक्स, वो नोट्स बदलने की ज़रूरत नहीं है, अपनी रणनीति बदलने की ज़रूरत है, अपना एनालिसिस करने की ज़रूरत है। क्योंकि आप में, आपके एग्ज़ाम में, आपके परफॉर्मेंस में कहाँ कमी रही, वो आपको वो 2 घंटे का पेपर जो आप दे के आए थे वो फिर से बता देगा। आप लेके बैठिए, 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, जितना टाइम आपको देना है इस पर दीजिए तसल्ली से। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप पहले अटेम्प्ट में प्री फेल कर गए तो इससे बेहतर आपको कोई गाइड नहीं कर सकता है, चाहे आप पीसीएस का एग्जाम दे के आए हों, चाहे आप आईएएस का एग्जाम दे के आए हों। इसके लिए आपको सबसे पहले करना होगा इसका डिवीजन। ये डिवीजन कैसे करना होगा? ये डिवीजन करना होगा आपको, सबसे पहले लिखने हैं क्वेश्चन नंबर, फिर लिखने जो आपने सही किए यानी राइट, फिर लिखने हैं रॉन्ग। ठीक है, उसके बाद ये लिखने हैं कि कितने क्वेश्चन ऐसे थे जहां कंफ्यूजन था 50-50% का। फिर एक रेशियो और लेके चलना है कि जहां 75 और 25 का रेशियो था, यानी जहां मैक्सिमम पॉसिबिलिटी आपकी ठीक होने की थी और आपने उसको अटेम्प्ट अगर नहीं किया है, और अगर आपको लग रहा था कि इसका आंसर अगर मैं ये लगा देता और सही हो सकता था, तसल्ली से 1 दिन 2 दिन का समय दीजिए इस पे, इससे बात कीजिए, इन सब चीजों को निकालिए। क्योंकि आपको अपनी रणनीति बदलने की जरूरत है, आपको अपना स्टडी मटेरियल चेंज करने की जरूरत नहीं है, आपको दूसरी कोचिंग में जाने की जरूरत नहीं है। कोचिंग आपको कोई सवाल नहीं रटाएगा, कहीं के किसी सवाल, किसी कोचिंग से, किसी भी टेस्ट सीरीज से कोई सवाल नहीं पूछे जाते हैं। वो केवल आपकी प्रैक्टिस के लिए होते हैं, ताकि जो चीज़ें आपने पढ़ी हैं आप उनको क्या वाकई रिकॉल कर पा रहे हैं, क्या जो चीज़ें आपने एक बुक फॉर्म में, नोट्स फॉर्म में पढ़ी हैं, क्या उससे संबंधित कभी क्वेश्चन पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव, तो क्या किसी तरह का कंफ्यूजन आपको होता है। ये प्रैक्टिस कराती है टेस्ट सीरीज। आपको कोई टेस्ट सीरीज ये नहीं है कि मैं ये दावा करूं कि नहीं मेरे में से सवाल पूछ लिया आइए यूपीएससी ने, ना पीटी मिलेगा ना मेंस मिलेगा। कहीं छोटा मोटा वर्ड्स तो हो सकता है मैच करा जाए, लेकिन एज इट इज क्वेश्चन मिल जाए तो भाई ये तो संभव नहीं है। ये काम अगर आप पीटी फिल कर रहे हैं तो ये काम पीटी के लिए करें। अगर आप मेंस में भी आपको कहीं कुछ समस्या है तो जब मार्कशीट आएगी तो उस मार्कशीट के हिसाब से आप अपने स्ट्रेटेजी या क्वेश्चन की डिमांड के हिसाब से आप देखिए कि आपसे पूछा क्या गया था और आपने लिखा क्या था। क्योंकि ये चीज़ आप जानते हो कि आप वहाँ लिख के क्या आए हो, ये कोई और नहीं जानता है, और कॉपी तो मिलेगी नहीं आपको देखने के लिए दोबारा। इसलिए कहा जाता है कि बार बार जितना हो सकता है कि प्रैक्टिस करो, बार बार टेस्ट सीरीज दो, खूब लिखो, खूब चेक कराओ। तो उससे क्या कि आपकी गलतियां दूर होती रहती हैं, जो कमियां हैं वो पहले ही एग्जाम से पहले दूर हो जाती हैं। तो इसके करने से क्या बेनिफिट होगा कि आपके जो सही सवाल थे तो आपको ये पता चल गया कि इस तरह के सवाल आते हैं जो मैं सही कर ले आता हूं। हो सकता है कि 50 में से 30 सवाल आपने, या 25 सवाल मान लीजिए, 25 सवाल आपके एग्जैक्ट ऐसे थे कि जो आपको पता भी था और आपने ठीक भी कर दिए। हो सकता है 25 सवाल आपने गलत कर दिए हों, इसमें भी आपको कंफ्यूजन रहा हो। वो इन दोनों में से किसी कैटेगरी के हो सकते हैं,
वो इसके भी हो सकते हैं, वो इसके भी हो सकते हैं। आपको लग रहा था कि नहीं, ये चार ऑप्शन में से ये तीन मुझे नहीं पता थे, एक पता था, मैंने रिस्क नहीं लिया, छोड़ दिया। लेकिन तीन पता है, एक नहीं पता है, मैंने रिस्क लिया और वो गलत हो गया। यहां भी शामिल कीजिए उसको, वहां भी शामिल कीजिए। तो इससे क्या है कि इससे आपको उस सब्जेक्ट को पढ़ने में, उस सब्जेक्ट के जो सब टॉपिक्स हैं उनको पढ़ने में इतनी हेल्प मिलेगी और इतनी क्लैरिटी आपको पता चल जाएगा कि इस टॉपिक से मेरे लिए जो समस्याएं हैं वो क्या हैं। हो सकता है कि आपको, अगर हिस्ट्री में टोटल 15 टॉपिक हैं, तो हो सकता है कि 15 में से आपको यहां दोबारा में 6 या 5 टॉपिक बहुत कायदे से पढ़ने की जरूरत पड़े, बाकी आपको केवल रिवाइज करने की जरूरत पड़े। तो यहां आपका टाइम भी बचेगा और जो चीजें आपकी वीक हैं वो स्ट्रांग हो जाएंगी, और जो चीजें आपको आती हैं उसका भी रिवीजन हो जाएगा समय रहते। दूसरा पहलू इसका यह आता है कि आपने अटेम्प्ट दिए, आपने 1 से 5 तक अटेम्प्ट खत्म कर दिए, या 3 अटेम्प्ट आपने दे दिए, आपके पास 2 अटेम्प्ट का चांस है। आप यहां पीटी फेल कर गए, उसके बाद एक में आपने मेंस फेल किया, अभी भी टाइम है आपके पास, संभल सकते हो। आप चाहे यहां फेल हो चाहे यहां फेल हो, इसमें आयोग की कोई गलती नहीं है। आयोग जैसा पेपर बनाएगा, बाकी सब भी वहीं से सेलेक्ट हो रहे हैं, आपको वहीं सेलेक्ट होना है। पेपर सबके लिए सेम आता है। वो जो 1100 बच्चे हैं उन्होंने भी यही पेपर दिया है, उनका सिलेक्शन भी इसी पेपर से हुआ है, और आपका भी इसी से होना है। तो ये दूसरों को ब्लेम करना कि पेपर टफ आ गया, ट्रेंड चेंज हो गया, पैटर्न बदल गया, ऐसे सवाल पूछ लिए, वैसे पूछ लिए, आपको हर परिस्थिति के हिसाब से आपको तैयारी करनी है, क्योंकि आपके पास इसके अलावा कोई दूसरा काम नहीं है। आपको हर उस परिस्थिति के लिए तैयार रहना होगा। आप क्यों मान के चलते हैं कि इस साल पेपर ऐसा आ गया, इस साल भी ऐसा ही आएगा? आप मान के चलिए कि इस साल जैसा पेपर आया है, अगले साल इससे 15% एक्स्ट्रा टफ ही आना है, 20% टफ ही आना है, इजी नहीं आएगा। इजी आएगा तो बल्ले बल्ले आपकी, नुकसान तो होना नहीं है। लेकिन आप अपने आप को उसके लिए तैयार करिए कि जो ट्रेंड आने वाला है। अब हम लोग टेस्ट सीरीज कराते हैं, टेस्ट सीरीज में अगर कुछ क्वेश्चन टफ डाल दिए तो बच्चे हंगामा कर देते हैं कि ऐसे नहीं आता है, ऐसे नहीं आता है। तो भाई आयोग आपसे पूछने आएगा, आयोग आपसे पूछने नहीं आएगा ना कि बच्चों बताओ कैसे सवाल बना दें, या आप ही बना के भेज दो, हम वही रख देंगे पेपर में। देखिए दिन पर दिन हर एग्जाम, हर कंपटीशन टफ होता जा रहा है। आप अपनी सुविधा के अनुसार तैयारी मत कीजिए, आप तैयारी कीजिए आने वाले ट्रेंड के अनुसार, अगर आपको सेलेक्ट होना है तो। और अगर आपको ऐसी ही तैयारी करनी है, पढ़ते जाना है, पढ़ते जाना, तो पढ़ते जाइए, फिर कोई उसका कोई दूसरा रास्ता नहीं है, ना ही कोई आपको समझा सकता है। तो अपनी गलती स्वीकार कीजिए। अगर आपको लगता है कि यहाँ मेरी कमियां हैं, मुझे सुधारना है, अभी भी मौका है आपके पास। हो सकता है आपके पास 1 अटेम्प्ट बचा हो, 2 बचे हों, 3 बचे हों। अगर वाकई आपको आईएएस बनना है तो ये काम कर लीजिए, नहीं तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, आप आराम से पढ़ते रहिए। बहुत लोग पढ़ते हैं, आप भी पढ़ते रहिए। भरा पड़ा है यूट्यूब दुनिया भर के मोटिवेशन से, आप मोटिवेट होते रहिए और माहौल बनाते रहिए कि हाँ, हम तैयारी करने दिल्ली आए थे, दिल्ली में तैयारी कर रहे हैं, हम आईएएस की तैयारी कर रहे हैं। आईएएस बने ना बने, आईएएस का टैग तो लग ही जाएगा, चाहे लोग मजाक में ही कहें। तो ये कुछ ऐसी गलतियां हैं जो आप दूर कर सकते हो। जो हमारा लास्ट है वो मैं बात करना चाहूंगा बेसिकली हिंदी मीडियम के लिए। देखिए हिंदी मीडियम का रिजल्ट पिछले 10 साल लगभग हो गए, यानी 2011 के बाद से, जब से सी सेट यहाँ इम्प्लीमेंट हुआ है, यूपीएससी ने उसको इम्पोज किया है, उसके बाद से हिंदी मीडियम का रिजल्ट डाउन गया है। इसके पीछे कई रीज़न है। पहला सबसे बड़ा रीज़न है लैंग्वेज को लेकर। देखिए ऐसा नहीं है कि हिंदी मीडियम के बच्चे 2011 के बाद से पढ़ना बंद कर दिया है, उनकी समझ में कमी है, रिजल्ट पहले भी होते थे। हो सकता है कि इंग्लिश मीडियम का परसेंटेज ज़्यादा रहता हो, लेकिन ऐसा नहीं है कि उतना कम कि 50 रिजल्ट 55 रिजल्ट मुश्किल से नहीं हो पा रहा है 1100 1200 में से।
तो उसकी सबसे बड़ी वजह थी कि हिंदी मीडियम के बच्चे प्रीलिम्स ही फेल कर जाते हैं। मैक्सिमम बच्चे पीटी से बाहर हो गए, वो रेस से पहले ही बाहर हो गए। अब जो मेंस में अपेयर ही नहीं हो रहा है, जो गिनती के कुछ होते हैं पेयर, तो अब मेंस है भाई, वहां भी कंपटीशन है। कई बच्चे उसमें भी जाके इंग्लिश में फेल कर जाते हैं क्वालिफाइंग में। देखिए यहाँ पे जैसे पहले सी सेट मेरिट बेस्ड, लेकिन मैं अब पिछले टाइम पे बात करने का मतलब नहीं है, मैं प्रेजेंट की बात करूं तो आपकी जो कट ऑफ बनती है वो जीएस पे बनती है, और जो सी सेट है आपका ये क्या है, क्वालिफाइंग है ना। ये आपका 80 नंबर क्वेश्चन हो गए। सी सेट क्या है, क्वालिफाइंग है। अब जीएस में 100 सवाल आपके लिए हैं, 100 सवाल इंग्लिश वालों के लिए भी हैं। और आयोग पिछले 10 साल से क्या काम कर रहा है कि जो भाषा है यानी जो ट्रांसलेशन है, 2010 से पहले वो होता था मैनुअली, क्योंकि हमेशा से तो ये कंप्यूटर और लैपटॉप और ये सॉफ्टवेयर होते नहीं थे ऐप। जब से इनका दौर शुरू हुआ है तब से क्या हुआ है कि ये सारे काम यानी ट्रांसलेशन वाला काम अब मैक्सिमम चीज़ें कहाँ से होती हैं, गूगल से, या पचासों क्या मुझे लगता है कि हजारों ऐसी वेबसाइट ऐप हैं जो ट्रांसलेट करती हैं। और उनके हिसाब से यानी जो वो दावा करते हैं वो करते हैं 95-96% एक्यूरेसी का। लेकिन जो 4% 5% है ना, वो अर्थ का अनर्थ कर देती है। जो 4% 5% जो बोलते हैं कि इतना तो गैप रह जाता है, ये नहीं हो सकता, मतलब एग्जैक्ट 100% हम सही तरीके से नहीं करा सकते हैं। तो जो 4-5% का गैप है ना, वो उस सेंटेंस का या कहीं कोई ऐसा वर्ड यूज होता है जिसका अर्थ का अनर्थ वहां हो जाता है कि आप समझ ही नहीं पाओगे। ऐसा नहीं है कि आयोग पहली बार बाइलिंगुअल पेपर करा रहा है, आयोग का पेपर हमेशा से बाइलिंगुअल रहा है, कभी किसी को दिक्कत नहीं हुई। अब इसमें समस्या क्या होती है, इंग्लिश मीडियम का बच्चा है उसके पास भी 100 सवाल हैं, हिंदी मीडियम का बच्चा है इसके पास भी 100 सवाल हैं। इंग्लिश मीडियम को बच्चे को पेपर पढ़ना है केवल इंग्लिश मीडियम में, यानी उसने 2 घंटे में पढ़े 100 क्वेश्चन और सॉल्व कर लिए विद इन अ टाइम, आराम से रिलैक्स होकर उसने पेपर सॉल्व किया, रख दिया, अगर स्पीड ठीक है तो। नहीं तो कुछ ऐसे है कि वहां उनके भी कुछ क्वेश्चन छूट जाते हैं। हिंदी मीडियम के बच्चे के पास भी 100 सवाल है। इनके साथ समस्या क्या होती है कि बहुत से, यानी मैं अगर 100 क्वेश्चन की बात करूं तो लगभग 20 से 25 सवाल ऐसे होंगे जो हिंदी मीडियम के बच्चे को अंग्रेजी में भी पढ़ने होंगे। यानी उसने 2 बार कोशिश की हिंदी में पढ़ने की, फिर तीसरी बार में इंग्लिश में गया है, और इंग्लिश उसकी इतनी अच्छी नहीं होती है तो हो सकता है कि 2 बार फिर से पढ़े, यानी एक सवाल को 4-4 बार पढ़ लेता है बच्चा। अगर मैं ऑन एन एवरेज की बात करूं तो हिंदी मीडियम का स्टूडेंट लगभग 140 सवाल करने पड़ते हैं उसको 2 घंटे में, क्योंकि पहले उसको हिंदी पढ़ना है 2 बार, फिर उसको अंग्रेजी पढ़ना है। यहां स्कोर कम हो गया। सी सेट में तो और बुरा हाल है। सी सेट में इंग्लिश मीडियम का बच्चा 1.25 घंटे में पेपर कंप्लीट करके क्या करता है, आराम से 10 मिनट 15 मिनट हेड डाउन करके आराम से नैप ले लेता है। हिंदी मीडियम में क्या कर रहा होता है कि वो 80 सवाल पढ़ भी नहीं पाता है पेपर के, वो कहाँ घूम रहा है अभी, 40 45 50 55, मरते मरते 60 तक, और 60 तक पहुंचते पहुंचते पसीने छूट जाते हैं। 20 सवाल तो बेचारा वो सवाल देख भी नहीं पाया पेपर में कौन से थे, हो सकता है कि वो 20 बाद वाले पहले कर लेता। तो इसका उपाय क्या हो सकता है, तो देखिए इसका उपाय ये हो सकता है कि प्रीलिम्स जितना हो सके आप लोग कोशिश करो इंग्लिश के क्वेश्चन सॉल्व करने की। अगर आप कहीं टेस्ट सीरीज करते हो तो वहां भी कोशिश करो कि इंग्लिश के ही पेपर आप सॉल्व करो, क्योंकि देखिए आयोग या कहीं आवाज उठा के आंदोलन करके तो कुछ होना है नहीं, सिवाय आपका टाइम वेस्ट होने से। और ये एक ऐसा एग्जाम है सिविल सर्विसेज का कि आप आज नहीं तो उस पद पे पहुंचने से पहले या उसके बाद आपको ये लैंग्वेज तो कम से कम आनी ही चाहिए।
आप नहीं बोल पाते हैं कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको पढ़ना तो आना चाहिए ना। आपको इंग्लिश क्वालिफाई करना है, कोई दिक्कत नहीं है, ग्रामर आती है, बहुत आराम से क्वालिफाई हो जाता है, वहाँ इतनी बड़ी समस्या नहीं आती है। आप लबासना जाएंगे, आप ट्रेनिंग में जाएंगे, उसके बाद सारा काम जितना भी होगा वो इंग्लिश में होगा, कि हमेशा आपके हिसाब से सारी चीज़ें नहीं होंगी। आपसे आयोग ये कहने नहीं आ रहा है, आप इंटरव्यू देने जाएंगे तो वहाँ चॉइस होती है, आपको हिंदी में देना है, आपको इंग्लिश में देना है, आप दीजिए हिंदी में। लेकिन कम से कम आपको इंग्लिश पढ़नी आनी चाहिए, समझनी समझ में आनी चाहिए पढ़ के। अगर आपने ये काम कर लिया कि एटलीस्ट प्रीलिम्स आप लोग इंग्लिश में क्वेश्चन सॉल्व करो, पेपर आप इंग्लिश में दो, तो यकीन मानना कि जो ये रेशियो है हिंदी मीडियम का इतना डाउन, ये अपने आप इंक्रीज हो जाएगा अगर ये काम शुरू कर दिया। क्योंकि सबसे बड़ी जो बाधा है, प्रीलिम्स ही बाधा है हिंदी मीडियम वालों के लिए। ऐसा नहीं है कि आप लोगों की समझ में कमी है, आप लोग अच्छे से नहीं पढ़े हो, मेहनत नहीं करते हो, आप कहीं ज़्यादा मेहनत करते हो, लेकिन आप मेहनत दिखाने का मौका नहीं मिलता ना आपको। जब आपकी कॉपी जाएगी नहीं, आपने क्या पढ़ा है, आपकी समझ कितनी बेहतर है, कितनी विकसित है, तो ये जब आपकी कॉपी एग्जाम तक नहीं पहुंची तो आप किस किस को बताओगे खड़े होकर कि नहीं मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाई की, मैं बहुत कुछ जानता हूँ। तो काबिलियत दिखाने का मौका तो मिलना चाहिए। अगर ये इम्प्रूवमेंट कर सकते हो, अभी अगस्त का टाइम है, अगर आप 2024 का आपको अटेम्प्ट लेना है और 24 में आपको फाइनल सिलेक्शन लेना है, और आपको लग रहा है कि आप एक अटेम्प्ट दो अटेम्प्ट पीटी फेल करेंगे, अभी इस साल सीसेट का जो मुद्दा था, अगर आप ये सारा इशू हिंदी मीडियम वालों के साथ ही क्यों रहा सीसेट फेल होने का, इंग्लिश मीडियम में क्यों नहीं फेल हुए? क्यों? कि कॉम्प्रिहेंशन में वो इतना कंफर्टेबल होते हैं, इतना कंफर्टेबल होते हैं कि उनको बहुत कम टाइम लगता है सॉल्व करने में। और हिंदी मीडियम का बच्चा 1.5 पेज का कॉम्प्रिहेंशन है, जहाँ मुश्किल से एक आधा फुल स्टॉप मिलेगा, एक सेंटेंस में कॉम्प्रिहेंशन खत्म होता है, आप पढ़ते रह जाइए, सवाल उससे मिलेंगे एक दो। आपके लिए सबसे बड़ी चुनौती तो पेपर को समझने की है। आपके लिए चुनौती समझ की नहीं है कि आपको नहीं आता है, आपको बहुत आता है, उससे कहीं बेहतर तरीके से आता है, लेकिन पूछा क्या गया आप वो तो समझ जाइए पहले। सबसे बड़ी बाधा आपके लिए ये है, आपको ये दूर करनी होगी समय रहते हुए। तो जितना भी आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन करें प्रीलिम्स के लिए, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आपको मेंस में जाके मेंस आपको अंग्रेजी में लिखना है, आप हिंदी में लिखिए, नंबर बहुत अच्छा मिलता है हिंदी में, बहुत अच्छे नंबर मिलते हैं हिंदी मीडियम में, लेकिन वहां तक पहुंच ही नहीं पाते ना। तो ये कुछ ऐसी चीजें हैं जिस पे आपको काम करना चाहिए। और अगर आपने आपको इनमें से किसी भी आप 6 पॉइंट में कोई भी चीज लगती है कि वो आप काम कर रहे थे, वो आपकी तरफ से मिस्टेक हो रही थी, तो अगर आपको लगता है तो आप समय रहते उसको सुधार कर लीजिए उसका। और वाकई अगर आप सुधार कर लेते हैं तो आपको 1 से 1.5 साल 2 साल में उसका रिजल्ट मिल जाएगा, क्योंकि 24 में प्रीलिम्स होना है मई में, उसका रिजल्ट आपका 25 में आएगा। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।